स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए अपना टॉपिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में देखिए क्या क्या आता है हमारा। जैसे किसी भी एलिमेंट की क्या क्या मतलब जो एलिमेंट है वो हमारे कहाँ पर हैं प्रेजेंट, पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो उन एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, लेफ़्ट टू राइट चलने पर, अप एंड डाउन होने पर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। तो देखिए ज़रा क्या क्या हैं। एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडाई बोल सकते हैं, आयनिक रेडियस या आयनिक रेडाई, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ये जो है सारी हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये सब एलिमेंट्स की हैं। तो आज हम इन्हीं को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना देखेंगे एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडाई। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर का। देखिए फर्स्ट है हमारा एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडाई। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि रेडियस क्या होता है। रेडियस आप सभी लोग जानते होंगे, रेडियस क्या होता है। रेडियस क्या होता है, जैसे एक सर्कल है मान लीजिए, है ना, ये सर्कल है, इसके सेंटर से इसकी जो परिधि होती है, ठीक है ना, ये परिधि जो होती है यहाँ से लेकर सेंटर से परिधि तक के जो बीच की दूरी होती है वो आपकी क्या कहलाती है, आर, रेडियस कहलाती है जनरली, जो आपने हमेशा से पढ़ा हुआ है ना। तो इसी से कनेक्टेड है हमारी एटॉमिक रेडियस। देखिए अब ये एटम की बात कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियस जाहिर सी बात है एटम्स में ही पाई जाएगी, है ना। तो एटम में क्या होता है, नाभिक होता है। देखिए ये हमारा एक नाभिक हो गया, है ना, नाभिक हो गया। और ये जो इसके आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल जो बाहर ये कोश होगा, उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो है और न्यूक्लियस के जो बीच की डिस्टेंस होगी, ये जो दूरी होगी, वही हमारी क्या कहलाएगी, एटॉमिक रेडियस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एटॉमिक रेडियस। नाभिक से, ठीक है, बाह्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बीच की दूरी, या फिर किसी भी एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या कहलाएगी, एटॉमिक रेडियस। लेकिन ये जो एटॉमिक रेडियस है उसको हम क्या एक्यूरेट वे में बता सकते हैं, एक्यूरेसी में नहीं बता सकते हैं। इसको हम एक्यूरेट क्यों नहीं बता सकते हैं, इस चीज़ को भी जानिए आप। हमने आपको बताया था जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, वेव की तरह होते हैं, है ना, ये वेव की तरह से वर्क करते हैं इस तरीके से। तो ये यहाँ पर भी कैसे मूव करेंगे, ऐसे करेंगे, ये जो होगा इस तरीके से मूवमेंट होता है इन इलेक्ट्रॉन्स का। आप ये सोचें कि ये सीधे सीधे सर्कुलर वे में मूव करते हैं, तो इस तरीके से मूव नहीं करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आगे पीछे इस तरीके से मूव करते हैं। हमने आपको बोला जो आपका सेंटर है, जो आपका न्यूक्लियस है, वहां से लेकर इलेक्ट्रॉन तक के बीच की दूरी, जो बाहरी कोश का होगा, जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए ज़रा, अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, अब ये यहाँ पर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो इस इलेक्ट्रॉन से देखिए हमारी जो रेडियस है वो बढ़ गई, रेडियस जो है वो बढ़ गई। अब यहाँ पर ये फिर नीचे आ गया इलेक्ट्रॉन, तो देखिए रेडियस हमारी फिर से घट गई। तो क्या हुआ, कभी घट रही है कभी बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह पर स्टेबल नहीं है, ये एक वेव की तरह वर्क करता है, ये मूवमेंट करता है आगे पीछे। तो इसकी जो हम एटॉमिक रेडियस होती है किसी भी एटम की, उसको एक्यूरेसी से नहीं मीज़रमेंट कर सकते हैं, उसको हम एवरेज में मीज़रमेंट करेंगे। जो हम उसको नापेंगे, जो हम बताएंगे वो एवरेज में बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी हमारी डेफिनेशन, it can be defined as the average distance of valence electron from the nucleus of atom. The exact value of atomic radius cannot be calculated due to uncertainty in position of moving electron. So average value of atomic radius has been calculated. देखिए एवरेज में ही आपकी कैलकुलेट होगी एटॉमिक रेडियस, एवरेज में कैलकुलेट होगी आपकी, एक्यूरेसी में नहीं होने वाली, ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो
हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, मूव करते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं, ठीक है। और इसको मेजर करने के लिए जो हमारी यूनिट है वो यूनिट क्या होती है, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में इसको मेजर करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको एटॉमिक रेडियस समझ में आ गई होगी। क्या होती है हमारी एटॉमिक रेडियस, जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस, ये एक एटम है, एटम का न्यूक्लियस है, इससे जो हमारे आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बीच की जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगी, वो भी एवरेज में, है ना, एवरेज डिस्टेंस कह सकते हैं, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल। इन दोनों के बीच की जो एवरेज में डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, एटॉमिक रेडियस कहलाएगी। और इसको नापने के लिए जो हमारी यूनिट है वो क्या है, एंगस्ट्रॉम। इसको एंगस्ट्रॉम में मेजर किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है हमारा टॉपिक। देखिए जरा, अभी हमारा ये एटॉमिक रेडियस में ही चल रहा है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक जो रेडियस है उसको कौन कौन से फैक्टर जो होंगे वो इन्फ्लुएंस करेंगे, कौन कौन से फैक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, साइज ऑफ एटम या फिर नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है ना, साइज ऑफ एटम या नंबर ऑफ शेल्स। चलिए इसको भी देख लेते हैं, ये कैसे इन्फ्लुएंस करेगा हमारे एटॉमिक रेडियस के लिए। जैसे मान लीजिए साइज की बात कर रहे हैं, एटम का साइज बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए जरा, ये हो गया हमारा एक नाभिक, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस हो गया, और हमने ये ले लिए, चलिए ये हमारे कितने शेल हो गए इसमें, 1 2। अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं अपने 3 शेल्स ले लेते हैं, ये हो गए 3, ठीक है। अभी और लेते हैं हम लोग, जरा देखिए ये बनाने का क्या मतलब है मेरा, कह रहे हैं साइज ऑफ एटम, देखिए जरा, या नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स इसमें 1 2, इसमें 2 शेल्स हैं, 1 2 3, इसमें 3 शेल्स हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 शेल्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है, 2 3 4, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है नंबर ऑफ शेल। जो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है इसका साइज भी बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं साइज बढ़ रहा है, ये छोटा था, यहाँ पर ये इतना बड़ा हो गया, ये यहाँ पर इतना बड़ा हो गया। भाई जैसे जैसे ऊपर शेल्स नंबर बढ़ते जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे एटम का जो साइज है वो भी बढ़ेगा। अब जब देखिए साइज बढ़ रहा है एटम का, ये एटम की तो न्यूक्लियस है, एटम की बात कर रहे हैं हम, तो देखिए ज़रा यहाँ से लेकर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल का, इसमें होगा, यहाँ पर इसमें होगा, और यहाँ पर यहाँ होगा आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, बाहरी कोश में होता है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियस। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस। अब आप देखिए यहाँ पर रेडियस कम है, यहाँ पर उससे ज़्यादा है, यहाँ पर और ज़्यादा हो गई। तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी एटम का साइज बड़ा होता जाएगा तो उसकी एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी, बड़ी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी, ठीक है। एटम का साइज बढ़े या फिर नंबर ऑफ शेल्स बढ़े, जैसे नंबर ऑफ शेल्स 2 3 4, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, ये साइज ऑफ एटम, दोनों में से कोई भी चीज़ बढ़ती है, दोनों में से क्या मतलब, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप ही बढ़ेगा, है ना। साइज एटम का बढ़ेगा तो अंडरस्टूड है कि नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा। तो हमारी क्या हो जाएगी, जब साइज बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस होगी वो भी बढ़ जाएगी, और डिस्टेंस जो होगी वो हमारी एटॉमिक रेडियस जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो इसका क्या मतलब होता है, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, हमारी एटॉमिक जो रेडियस है, देखिए तो यहाँ लिख देते हैं, एटॉमिक रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, हो जाएगी साइज ऑफ एटम के या नंबर ऑफ शेल्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी साइज ऑफ एटम या फिर किसके,
नंबर ऑफ शेल्स के। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर किसी भी एटम का साइज बड़ा होगा या नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो उसकी एटॉमिक रेडियस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जब साइज बड़ा होगा, अगर यही साइज छोटा होगा तो रेडियस कम हो जाएगी। तो यहाँ तो साइज बढ़ रहा है हमारा, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, एज द नंबर ऑफ shells increases, atomic radius will also increases because the distance between valence electron and nucleus will increase with the number of shells। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। हमारा जो सेकंड फैक्टर है वो कौन सा फैक्टर है, हमारा सेकंड फैक्टर कौन सा है, उसे भी देख लेते हैं। देखिए जरा, सेकंड जो फैक्टर है हमारा वो क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप लोग पढ़ चुके हैं, हम आपको बता चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। न्यूक्लियर चार्ज जो होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह सकते हैं। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, जेड को, है ना। जेड जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की इक्वल होता है, या फिर कह सकते हैं ये हमारे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। ये तीनों चीजें सेम है हमारी, ठीक है ना। न्यूक्लियर चार्ज या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर, ये तीनों चीजें हमारी सेम है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमने आपको पहले भी बताया था अपनी इससे पहले वाली वीडियो में। तो देखिए जरा, ये कैसे इफेक्ट करेगी हमारी रेडियस को, एटॉमिक रेडियस को कैसे इफेक्ट करेगी, बढ़ेगी या घटेगी हमारी रेडियस, ये जानेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग, मतलब एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ईएनसी के। ईएनसी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, शॉर्ट में हमने लिख दिया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ईएनसी भी बोल सकते हैं। तो एटॉमिक रेडियस जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ईएनसी के, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। तो ये कैसे होती है, चलिए इसे भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए जरा, जैसे मान लिया हमने ले लिया है Na, इसका क्या होता है 11, Mg ले लिया, Mg का क्या है हमारा 12, ठीक है। Al 13, Si 14, ठीक है। ये हमने 4 अपने एलिमेंट्स ले लिए हैं। अब देखिए जरा, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो कैसे होगा, 2,8,1, और इसका क्या हो जाएगा 2,8,2, और इसका क्या हो जाएगा 2,8,3, और इसका क्या हो जाएगा 2,8,4। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब आप जरा एक बात देखिए, इससे पहले जो हमने देखा था साइज ऑफ एटम, तो साइज ऑफ एटम जो हमने देखा था उसमें क्या था, हमारे शेल नंबर बढ़ रहे थे। शेल नंबर बढ़ रहे थे, मतलब एक पहले वाले में 2 थे शेल, फिर 3 हुए थे, फिर 4 हुए थे। इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में था नंबर ऑफ शेल, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा साइज बढ़ रहा था, साइज बढ़ रहा था, हमारी रेडियस भी बढ़ रही थी। अब यहाँ पर शेल नंबर तो इक्वल है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है शेल्स, और यहाँ पर भी 3 है। अब यहाँ पर तो सेम है, तो फिर हम किसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारी जो एटॉमिक रेडियस है, तो हम यहाँ पर देखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या देखेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं। देखिए ज़रा, हमने अपनी पिक्चर्स को ड्रॉ कर लिया है। ये Na है, इसका हमने स्ट्रक्चर बनाया है। देखिए ज़रा, यहाँ पर कितनी शेल्स हैं, 1 2 3, तो हमने 1 2 3 शेल्स बना रही है। आउटर मोस्ट शेल में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन शो कर दिया है। यहाँ पर भी हमारे 3 शेल्स हैं, 1 2 3, और इसमें हमारे आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हैं। यहाँ पर भी शेल नंबर जो है वो हमारे इक्वल हैं, 1 2 3 हैं, और इसमें आउटर मोस्ट शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर भी हमारे 3 शेल्स हैं, तो 1 2 3, और आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ज़रा आप देखिए, ज़रा इसमें हमारा जो ENC है वो कैसे इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, देखिए समझिए। यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियस होता है,
या न्यूक्लियर चार्ज कह सकते हैं, जो कि हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होते हैं हमारा एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर 11 है, तो इट मीन्स क्या है, यहाँ पर जो नाभिक है यहाँ पर कितना आवेश है, 11 है यहाँ पर, है ना। जो चार्ज है न्यूक्लियर का चार्ज है वो कितना 11 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 14 है। ज़रा देखिए यहाँ पर 11 है, ये 11 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, ठीक है भाई। ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो इसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये 12 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, 2 लोगों को खींचना है इसे अपनी ओर, ठीक है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना होगा जब, तो इसको और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है ना, और ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो उसको ज़्यादा चाहिए होगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इनको ये जो न्यूक्लियस होगा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, यहाँ पर और ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। अब जब अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है, सोच के देखिए आप, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा खींचेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगी, ज़्यादा खींचेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा सिकुड़ जाएंगी। 4 इलेक्ट्रॉन है, जब 4 इलेक्ट्रॉन इसके करीब में आएंगे तो ये ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएंगे। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, ये कम कंजस्टेड होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन है और कम कंजस्टेड होंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये और भी कम कंजस्टेड होंगे, ठीक है ना। जब ये कंजस्टेड हो जाएंगे मतलब सिकुड़ जाएंगे, छोटा हो जाएगा। जब सिकुड़ जाएगी चीज़, कोई भी चीज़ फैली हुई है अगर वो सिकुड़ जाएगी तो छोटी हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है, अगर ये एटम है, एटम का जो ये पूरा स्ट्रक्चर है, अगर वो छोटा हो जाए तो क्या होगा भाई, उनके बीच की डिस्टेंस भी कम हो जाएगी ना। डिस्टेंस कम हो गई तो रेडियस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, और हमने आपको बताया ENC अगर ज़्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। अगर एटॉमिक रेडियस हमारी बढ़ेगी तो ये हमारा कम हो जाएगा, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गई। डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गई तो हमारा क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम ही तो रहेगा। अट्रैक्शन फोर्स जो रहेगा वो कम ही रहेगा, ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन को आपस में खींच रहा है, ये जो न्यूक्लियस है वो 4 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो ज़्यादा संकुचित होगा, ज़्यादा सिकुड़ जाएगा। जब ज़्यादा सिकुड़ जाएगा तो इसकी डिस्टेंस होगी वो कम हो जाएगी, तो इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, इसका कुछ कम होगा, इसका और कम होगा, इसका सबसे कम होगा, ठीक है। तो इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस, इसकी एटॉमिक रेडियस सबसे कम, ठीक है, इसकी उससे ज़्यादा, इसकी उससे ज़्यादा, इसकी उससे ज़्यादा। इस तरीके से आप किसी भी एटम का निकाल सकते हैं। जब एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगी आपकी तो ENC जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम रहेगा, और अगर आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो आपकी एटॉमिक रेडियस जो होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कैसे इफेक्ट होता है, कैसे ये एटॉमिक रेडियस पर इफेक्ट करता है। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है हमारा टॉपिक। टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस के हम लोग टाइप्स देखेंगे। फर्स्ट है हमारा कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, वांडर वाल रेडियस, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट है हमारी कोवेलेंट रेडियस, क्या होता है कोवेलेंट रेडियस, पहले की बात करते हैं, इस वाले की बात, ठीक है। रेडियस आप सभी लोग जानते हैं, कोवेलेंट तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पर कोवेलेंट अगर बॉन्डिंग हो रही होगी, है ना, 2 एटम्स के बीच में या 2 एलिमेंट्स के बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है, तब कहीं ना कहीं जो उसके बीच की रेडियस होगी वो देखेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में है ना, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, एक H और दूसरे H, ये हमारा क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये जो इसका न्यूक्लियस है और इसका न्यूक्लियस है, दोनों का न्यूक्लियस है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये जो हमारी डिस्टेंस होगी, इसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड लेंथ। ये जो बॉन्ड लेंथ होती है, ये जो डिस्टेंस होती है D, या बॉन्ड लेंथ कह सकते हैं, इसी का अगर हम हाफ कर दें, इसका हाफ कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा,
कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस कैसे निकल के आएगी? बॉन्ड लेंथ अपॉन 2। ये बॉन्ड लेंथ है कौन सी? एक एटम दूसरा एटम, दोनों एटम्स जो हैं उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रही है ना। तो जो उनके न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, वो हमारी क्या कहलाएगी? बॉन्ड लेंथ। और उस बॉन्ड लेंथ का अगर हम आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कोवैलेंट रेडियस हमको मिल जाएगी। सपोज दैट, मान लीजिए अगर सेम है, ये CC है, ये हमने इसकी बैलेंसिंग दिखा दी है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर मान लीजिए हमको गिवन है, बॉन्ड लेंथ गिवन है, बॉन्ड लेंथ आपको गिवन है, कितनी दे रखी है इसकी बॉन्ड लेंथ? 1.54 एंगस्ट्रॉम, ये आपको दे रखी है। और आपसे कहा जाए कि कार्बन कार्बन के बीच में आपको कोवैलेंट रेडियस निकालनी है, तो कोवैलेंट रेडियस निकालने का क्या फॉर्मूला है? कोवैलेंट रेडियस कैसे निकालेंगे आप लोग? भाई बॉन्ड लेंथ का क्या कर देंगे? बॉन्ड लेंथ का हाफ कर देंगे, है ना। बॉन्ड लेंथ का हाफ क्या हो जाएगा? 1.54 अपॉन 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा? 0.77 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा हमारा, ठीक है। ऐसे अगर किसी भी चीज का आपको बॉन्ड लेंथ दे रखा है, अगर एटम आपके सेम है, ठीक है, आपके दोनों सेम है, और अगर आपको बॉन्ड लेंथ गिवन है और आपको कोवैलेंट रेडियस पूछी जा रही है, तो आप क्या करोगे? उसका जस्ट हाफ कर दोगे और आपका कोवैलेंट रेडियस निकल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। चलिए Cl की बात कर लेते हैं। Cl के बीच में, ठीक है, इसमें भी हमारी कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। तो इसकी अगर हमको बॉन्ड लेंथ गिवन है, ठीक है, इसकी बॉन्ड लेंथ हमको गिवन है, कितनी दे रखी है हमको? 1.98 एंगस्ट्रॉम। तो हमसे कहा जाए, अगर बॉन्ड लेंथ गिवन है और हमसे कहा जाए कोवैलेंट रेडियस निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे? भाई बॉन्ड लेंथ अपॉन कर देंगे 2, तो बॉन्ड लेंथ हमारी है 1.98 अपॉन 2 हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा हमारा? 0.99 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये हमारी आ गई इसकी कोवैलेंट रेडियस निकल के। आ रही बात समझ में? देखिए दोनों जो हैं हमारे एलिमेंट्स जो हैं सेम हैं, उधर कार्बन कार्बन के बीच में निकाली हमने, इधर Cl के बीच में। आपको एक चीज गिवन होगी तभी एक चीज पूछी जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम लोग CCl4 के बीच में। अब Cl है और CCl4 कार्बन और क्लोरीन, इसके बीच में अब हमारे जो एटम होंगे वो हमारे कैसे हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। CCl4। तो अब देखिए हम कैसे निकालेंगे। अभी तक हमने जो निकाला वो सेम एटम के लिए निकाला था, Cl के लिए और कार्बन कार्बन के लिए। तो CCl4 के लिए हमें अगर कोवैलेंट रेडियस निकालनी, तो हम कैसे निकालेंगे? हमको चाहिए बॉन्ड लेंथ, पहले तो बॉन्ड लेंथ चाहिए, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ हम कैसे निकालेंगे? उसका तो हाफ करते हैं हम, बॉन्ड लेंथ का हाफ करते हैं तभी हमको कोवैलेंट रेडियस मिलती है, जब बॉन्ड लेंथ का हाफ करते हैं। तो यहाँ पर CCl के बीच में, मतलब CCl के बीच में हमको क्या चाहिए? बॉन्ड लेंथ चाहिए हमको। तो वो बॉन्ड लेंथ कैसे मिलेगी? बॉन्ड लेंथ ऑफ CCl4, सॉरी CCl, ठीक है। बॉन्ड लेंथ ऑफ CCl की हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? जो हमने कोवैलेंट रेडियस निकाली है ये वाली Cl की, और कोवैलेंट रेडियस निकाली है जो हमने कार्बन की, ठीक है, कार्बन की, तो क्या हो जाएगी? कोवैलेंट रेडियस ऑफ C प्लस कोवैलेंट रेडियस ऑफ Cl। Cl की और कार्बन की दोनों की कोवैलेंट रेडियस जो हमने निकाली थी उसको प्लस कर देंगे, उसको प्लस करते ही हमको बॉन्ड लेंथ मिल जाएगी किसकी? CCl की, ठीक है, कार्बन और क्लोरीन दोनों की।
तो इसकी हमारी कितनी थी 0.77 एंगस्ट्रॉम प्लस 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो ये टोटल हमारी कितनी आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी 1.76 एंगस्ट्रॉम आ गई। ये हमारी क्या आ गई, बॉन्ड लेंथ आई है, बॉन्ड लेंथ ऑफ CCl की। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, कोवेलेंट रेडियस निकालनी है, कोवेलेंट रेडियस ऑफ CCl4 भी लिख सकते हैं। CCl4 तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ अपॉन 2, बॉन्ड लेंथ अपॉन 2 हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ हमारी कितनी है 1.76 अपॉन 2 कर देंगे आप, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपके दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो आप इस तरीके से निकालेंगे, और सेम है आपके अगर एलिमेंट्स तो आप इस तरीके से निकालेंगे। सेम के लिए तो जनरली आपको 2 से डिवाइड कर देना है जो आपको बॉन्ड लेंथ गिवन है। ठीक है, अगर डिफरेंट है तो आपको देखना है, पहले आपको क्या करना है, बॉन्ड लेंथ निकालनी है और उसके बाद में आपको उसका हाफ करना है। ठीक है ना, चलिए उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्लियर करिएगा मुझसे। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है हमारा टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा आयनिक रेडियस। क्या होती है आयनिक रेडियस, तो आयनिक रेडियस आप सबको पता है। आयनिक की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं आयंस के बीच की, किन्हीं दो आयंस के बीच की होगी रेडियस। दो नहीं, मतलब आयंस के बीच की रेडियस होगी, मतलब ठीक है ना। तो देखिए ज़रा क्या है, जैसे आयन क्या होता है, पहले तो ये देखते हैं कि आयन कैसे बनते हैं, क्या होते हैं आयन हमारे। ठीक है, आयन जो होते हैं हमारे, एक होता है कैटायन, ठीक है, एक होता है हमारा एनायन। एनायन इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इस पे होता है नेगेटिव चार्ज। सब लोग जानते हैं, आप लोग, कैटायन पे हमारा पॉजिटिव का चार्ज होता है और हमारा एनायन पे होता है नेगेटिव का चार्ज। ठीक है, ये 2 टाइप्स के आयंस होते हैं। ये कब बनते हैं, जैसे पेरेंट एटम होता है, पेरेंट एटम से मतलब है जो हमारा जनरली एटम होता है कोई भी, सपोज दैट ये हमारा एक एटम है M मान लीजिए। ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो क्या आ जाएगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इस पर एक प्लस का चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इसका। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, कैटायन, ये कैटायन हो गया। ठीक है, अब देखिए कोई भी हमारा पेरेंट एटम है, इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। ठीक है ना, इसने मूव किया, इसने हटाया था अपने अंदर से और इसने ग्रहण किया है, इसने एक्सेप्ट किया है, तो क्या हो जाएगा हमारा, इस पे आ जाएगा एक माइनस का चार्ज। इसने किसी से लिया है ना, तो ये ऋण ही हो गया, इसका मतलब इस पे माइनस का चार्ज आ जाएगा, और ये हमारा जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, ये हमारा एनायन हो जाएगा, एनायन। ठीक है, ये हमारा एनायन हो जाएगा, ये कैटायन और ये एनायन। मतलब क्या हो गया, जो हमारा कैटायन बनेगा वो कैसे बनेगा, जब ये किसी को डोनेट करेगा, मतलब ये देगा, ये मूव कर देगा कि कहीं ना कहीं ये हटाएगा अपने में से इलेक्ट्रॉन, तो ये कैटायन बनाएगा। ये जो होता है पेरेंट एटम, जब कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन को, अगर एक को करेगा, दो को करेगा, जितने को भी करेगा उतने ही उसके अकॉर्डिंग उस पर चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, ये जितने मूव करेगा, जितने अपने रिमूव करेगा अपने में से इलेक्ट्रॉन, उतने ही इसके ऊपर प्लस के चार्ज आ जाएंगे, ये जितने एक्सेप्ट करेगा उतने ही इस पर माइनस के चार्ज आ जाएंगे। तो ये हमारे तो एक चीज़ हो गई कैटायन कैसे बनता है और एनायन कैसे बनता है। अब बात करते हैं आयनिक रेडियस की। ठीक है ना, आयनिक रेडियस से मतलब है किसी भी आयन, भाई जो आयन है वो हमारा बना किससे है, पेरेंट एटम से बना है। पेरेंट एटम जैसे अगर आप Na की बात कर लीजिए, है ना, Na ये हमारा पेरेंट एटम हो गया। अगर हमने इस पर, वैसे इसका क्या होता है 11 होता है, अगर इस पर एक प्लस का चार्ज लग गया Na प्लस, तो इसका मतलब एक इसने रिमूव कर दिया तो इसका 10 हो जाएगा। अगर Na पे माइनस का चार्ज आ गया तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 होगा, एक इसने एक्सेप्ट किया हुआ है। ठीक है, ये पेरेंट एटम से ही बनते हैं,
हमारे कैटायन और एनायन। तो ये जो आयन है, अगर अब हम इसकी बात करें पर्टिकुलर, इसकी बात नहीं करेंगे, पेरेंट एटम की बात नहीं करेंगे, हम आयनिक रेडियस की बात कर रहे हैं, तो हम इसकी बात करते हैं। किसी भी आयन के न्यूक्लियस, किसी भी आयन का जो न्यूक्लियस होगा, भाई न्यूक्लियस तो एटम का भी होता है, कैटायन का भी होगा, एनायन का भी होगा, न्यूक्लियस तो होगा ही। यहाँ पर 10 होंगे, है ना भाई, क्योंकि हम आयन की बात कर रहे हैं। तो ये कैटायन है, जैसे सपोज दैट, तो इसका जो हमारा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? आयनिक रेडियस। क्या कहेंगे? आयनिक रेडियस। किसी भी आयन के न्यूक्लियस, किसी भी आयन के जो न्यूक्लियस होगा उससे उसके आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉन की जो दूरी होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? आयनिक रेडियस कहलाएगी। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है। जैसे हमने आपको एटॉमिक रेडियस बताई थी, उसमें एटम की बात थी, यहाँ पर आयनिक बोल रहे हैं तो यहाँ पर आयंस की बात करेंगे। आयंस का जो भी हमारा न्यूक्लियस होगा उससे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होगी वो हमारी आयनिक रेडियस कहलाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है टॉपिक। देखिए जरा, साइज ऑफ कैटायन की बात करें हम और साइज ऑफ एनायन की बात करें तो किसका साइज बड़ा होगा? देखिए साइज ऑफ कैटायन, जैसे मान लिया हमने ये Na था, Na पे हमारा 11 था, कैटायन से मतलब है इस पर प्लस का चार्ज है, तो इसका क्या हो जाएगा? एक इसने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया है ना, निकाल दिया, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 10। ठीक है ना, 10 हो गई। अब यहाँ देखिए आप, साइज ऑफ एनायन की बात करें हम, यहाँ पर हमारा पेरेंट एटम ये हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज से मतलब क्या है? इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर 12 हो गया। अब आप इसके एटॉमिक नंबर देखिए, यहाँ पर एटॉमिक नंबर हो गया कैटायन का 10, कम हो गया। ये पेरेंट है, पेरेंट एटम, ठीक है, जिससे बनते हैं हमारे कैटायन और एनायन। तो पेरेंट एटम से साइज ऑफ कैटायन का जो साइज होता है वो पेरेंट आइटम से हमेशा कैसा होता है? स्मॉल होता है, स्मॉलर देन पेरेंट एटम। साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम ऑलवेज। हमेशा पेरेंट एटम से इसका जो साइज होगा वो छोटा होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं डिफरेंस, जो एटॉमिक नंबर है उसमें देख सकते हैं, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 10 है, तो हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो कम हो गया है। जब कम हो गया तो जाहिर सी बात है इसका जो साइज होगा कैटायन का वो हमारा पेरेंट एटम से कम होगा हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, साइज ऑफ एनायन की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो पेरेंट एटम है वो तो सेम रहने वाला है, दोनों जगह सेम रहेगा पेरेंट एटम, क्योंकि उसी से मिलकर के बनते हैं। तो इससे हमारा एनायन बना, एनायन मतलब एक इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया है तो इसके पास बढ़ गए हैं, इसका एटॉमिक नंबर बढ़ गया, इसका 12 हो गया, 11 से 12 हो गया। तो ये जो हमारे एनायन होते हैं वो हमेशा जो होते हैं वो पेरेंट एटम से बड़े होते हैं, ठीक है, लार्ज होते हैं, लार्जर देन पेरेंट एटम। ठीक है, साइज ऑफ एनायन इज लार्जर देन पेरेंट एटम, से हमेशा बड़े होंगे, और जो कैटायन होते हैं वो हमारे पेरेंट एटम से हमेशा छोटे होते हैं। बात समझ में आ गई? साइज ऑफ कैटायन मतलब पेरेंट एटम से कैटायन का जो साइज होता है वो हमेशा छोटा रहने वाला है, और एनायन का जो साइज होता है वो पेरेंट एटम से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या होते हैं ये साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं पहले तो ये जान लेते हैं। मतलब कोई भी आयन है या कोई भी एटम है, ठीक है ना, कोई भी आयन कह सकते हैं, कोई भी आयन जो है, अगर आयन जो है उसके जो इलेक्ट्रॉन है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है अगर वो सेम है, तो वो जो सीरीज बन के आती है वो हमारी सीरीज क्या कहलाएगी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाएगी। ठीक है ना, जहां पर भी किसी भी आयन के, कोई भी बहुत सारे आयन हैं और अगर उनके जो
इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम पाया जाता है, तो वो जो सीरीज बन के आएगी वो हमारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाएगी। जैसे कि मान देख लीजिए Na11, इस पे +1 लगा देते हैं, ठीक है। वैसे इसका जनरली 11 होता है, लेकिन हमने +1 लगा दिया है। और Mg पर +2 लगा दिए हमने, और ये हमारा हो गया आपका Al पर +3 लगा दिया, ठीक है। अब देखिए ज़रा, इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको छोड़ देते हैं। Na में वैसे होता है हमारा 11, ठीक है, यहाँ पर होता है वैसे 12, और यहाँ होता है हमारा 13, ठीक है। लेकिन इसने 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर दिया, निकाल दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी हो गए। इसमें से इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पर 13 थे, 13 में से 3 इसने निकाल दिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। तो इट मीन्स क्या हुआ, देखिए ज़रा, जो हमारे ये कैटायंस हैं Na+, Mg++ या Al+3, तो इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो सेम आ रहा है। ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में Na+, Mg++, Al+++ है ना, तो ये सीरीज़ है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो सेम आ रहा है हमारा, 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सीरीज़ होती है वही हमारी क्या कहलाएगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़। इस टाइप की जो भी सीरीज़ कहीं भी बन के आएगी, तो वो हमारी कौन सी सीरीज़ कहलाएगी, कौन सी स्पीशीज़ कहलाएगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ कहलाएगी, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए इसमें हमारा क्या इंक्रीज हो रहा है। देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे सेम है। जैसे ये हो गया हमारा इसका न्यूक्लियस, ठीक है, इसका न्यूक्लियस हमारा सेम हो गया। और आउटर मोस्ट सेल, देखिए आउटर मोस्ट सेल में इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये हमारा 11 रहता है। वैसे जो हमारा सेंटर है, जो हमारा न्यूक्लियस है, वो इस 11 का रहेगा। यहाँ पर जो है, ये देखिए यहाँ पर कितने हैं, हमारे 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि अब हमारे शेल नंबर तो 2 ही 2 हैं। अगर हम इसका करेंगे तो क्या बनेगा, 2,8, इसका भी आएगा 2,8, और इसका भी आएगा 2,8, क्योंकि 2 इसने रिमूव कर दिए, इसने 3 रिमूव कर दिए, तो 2,8 सब में बन रहा है हमारा, है ना। तो लास्ट में हमारे सॉरी, यहाँ पर 12 नहीं आएगा, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे, और यहाँ पर भी हमारे क्या रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आउटर मोस्ट शेल में। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। ये भी हमारा सेम हो गया। लेकिन अब ज़रा देखिए आप, ये जो है हमारे यहाँ पर जो है, ये हमारे जो अंदर है, वो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमारा सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमारा सेम ही रहेगा ना। तो ये 11 है, ये 12 है, और ये हमारा 13 है। ये हमारा इंक्रीज हो रहा है, मतलब हमारा क्या इंक्रीज हो रहा है, देखिए ज़रा, ये 11 है, ये 8 को अट्रैक्ट करेंगे अपनी ओर, ठीक है। ये 12 है, ये 8 को अट्रैक्ट करेंगे अपनी ओर। ये हमारे 13 है, ये अट्रैक्ट करेंगे हमारे अपनी ओर, नाभिक की ओर अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए ज़रा, अब ये जो हमारे जो न्यूक्लियस है, इस पे 11 है, इस वाले न्यूक्लियस पे हमारा 12 है, इस वाले न्यूक्लियस पे 13 है। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ठीक है, और ये भी अपनी ओर खींचेगा, और ये भी अपनी ओर खींचेगा। तो ये 13 8 को खींच रहा है अपनी ओर, है ना। तो ये ज़्यादा पावर से खींच पाएगा, यहाँ का जो न्यूक्लियस होगा वो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपने ये 8 इलेक्ट्रॉन्स को इनको खींच पाएगा। जब खींच लेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइज जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो 8 को खींचेंगे, तो कुछ कम रहेगा इसके कंपैरिजन में। 13 जो होगा वो ज़्यादा खींच लेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम रह गए ना अब आउटर मोस्ट शेल में। यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर 8 है, लेकिन जो हमारा नाभिक है उसमें जो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हमारा बढ़ता जा रहा है। 11 12 13 यहाँ पर ये चीज़ बढ़ रही है। जब ये चीज़ बढ़ती है, हमने बताया था आपको, एटॉमिक जो रेडियस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ENC के, है ना। तो ये जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही कह सकते हैं, Z जो न्यूक्लियर चार्ज है वही चीज़ है। तो ये हमारा बढ़ रहा है, Z की वैल्यू हमारी जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। 11 12 13 जब ये बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है हमारी, घटती है। तो इसकी एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी, इसकी उससे
ठीक है, इसकी सबसे कम रहेगी, इसकी सबसे कम रहेगी, फिर ये इस तरीके से, ठीक है ना। उल्टा हो जाएगा क्योंकि इसका जो है हमारा क्या बढ़ रहा है, z की वैल्यू बढ़ रही है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे जो z की वैल्यू है वो कम है ना, यहाँ पर z की वैल्यू 11 है, कम है, तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। कंपैरिजन में इन तीनों की कंपैरिजन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो ये जो स्पीसीज है वो कौन सी सीरीज को कहेंगे, जहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे हमारे, जिन आयंस में हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे, तो वो हमारी जो सीरीज होगी वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाएगी। और इसमें जो हमारा कैसे इफेक्ट करेगा, तो हमारा इसमें न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा तो साइज जो होगा वो हमारा घटता जाएगा, साइज घटेगा, है ना। ये बढ़ेगा तो साइज घटेगा, इसका ज़्यादा घटेगा, इसका कम घटेगा, इसका और कम घटेगा, तो क्या हो जाएगा, हमारी रेडियस जो होगी वो भी घटती जाएगी, ठीक है। साइज हमारा बढ़ रहा है, z की वैल्यू बढ़ती जा रही है लेफ्ट टू राइट चलने पर, ठीक है। लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होता है, हमारा z की वैल्यू बढ़ेगी, z की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारी क्या हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस जो होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। z की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, तो हमारी एटॉमिक रेडियस जो होगी वो हमारी घट जाएगी, ठीक है ना। समझती हूँ, जहाँ तक समझती हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग वांडर वाल रेडियस क्या होती है। वांडर वाल रेडियस हमारी, तो रेडियस तो सब लोग जानते हैं। वांडर वॉल जो होती है फोर्स होती है, है ना, फोर्स होती है, अट्रैक्शन फोर्स होती है, लेकिन बॉन्डिंग नहीं बनती है। वांडर वाल जो होता है वो एक फोर्स होता है, ठीक है ना, अट्रैक्ट करने का एक फोर्स होता है, लेकिन बॉन्ड नहीं बनता है, इसमें बॉन्ड नहीं बनता है वांडर वॉल में। और ये जो हमारा रेडियस बनेगी, जो निकल के आएगी वांडर वॉल रेडियस, वो हमारी मॉलिक्यूल्स के बीच में आएगी। वांडर वॉल रेडियस की बात करें तो हमें मॉलिक्यूल्स में निकालनी होती है, ठीक है ना। हमने कोवैलेंट बताई थी, कोवैलेंट रेडियस, वो हमारी एटम्स के बीच में थी। दो एटम्स आपस में मिलेंगे, मतलब मिलते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग करते हैं, और उनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस थी वो हमारी थी कोवैलेंट रेडियस, मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ के हाफ के इक्वल, है ना। लेकिन यहाँ पर वांडर वाल की बात करें तो दो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल हमारे एटम से मिलके बनते हैं। जैसे ये हो गया हमारा एक मॉलिक्यूल, दो एटम से मिलकर बने हैं। इसी तरीके से एक हमारा ये हो गया मॉलिक्यूल, ठीक है। दो मॉलिक्यूल हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो हमारी बॉन्डिंग नहीं बनाती है, ये बॉन्ड नहीं बन रहा, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से। वांडर वाल जो है वो एक फोर्स है अट्रैक्ट करने का, जितना मैक्सिमम अट्रैक्ट हो सकता है इससे ज़्यादा अब अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। ये गैसियस फॉर्म में ज़्यादातर रहता है। वांडर वॉल जो हमारी रेडियस निकल के आएगी, वो हमारा जो भी वांडर वॉल रहेगा वो हमारा गैसियस में रहेगा। तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये ओवरलैप नहीं करेंगे, कोई भी बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे। तो इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के जो बीच की दूरी होगी, ठीक है ना, इसके बीच की, जिसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारी है वो इसको आप डिस्टेंस ही बोलिए, है ना, क्योंकि हमारी कोई बॉन्ड नहीं बन रही है, बॉन्डिंग तो हो ही नहीं रही है। ये वांडर वाल फोर्स है हमारा, ठीक है, जो अट्रैक्ट कर रहा है। और हमारे इस वाले मॉलिक्यूल और इस वाले मॉलिक्यूल के जो न्यूक्लियस है उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसका हाफ करेंगे जब हम, तो ये जो d/2 है हमारा, वो क्या आ जाएगा, हमारा वांडर वाल रेडियस निकल के आ जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी, वांडर वाल रेडियस, ठीक है, वांडर वाल रेडियस हो जाएगी। वांडर वाल रेडियस इज ऑलवेज लार्जर देन कोवैलेंट रेडियस। ये जो वांडर वाल रेडियस जो होती है वो कोवैलेंट रेडियस से बड़ी होगी, छोटी होगी, जरा सोच के बताइए, खुद ही से सोच के बताइए। ये हो गया हमारा कोवैलेंट, कोवैलेंट रेडियस हो गई ये वाली दिस, ठीक है। और ये आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी वांडर वाल रेडियस है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं भाई, ये दो एटम्स के बीच में हो रही है ओवरलैपिंग से, तो इसकी डिस्टेंस कम है,
और ये हमारी ओवरलैप नहीं कर रही। ओवरलैप करने में जो डिस्टेंस होगी वो कम हो जाएगी। ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये, लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहा है। ओवरलैप से क्या होगा, आधा आधा मतलब इसका पार्ट इसमें आ जाएगा, है ना, तो डिस्टेंस कम हो जाएगी। यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, तो क्या होता है, जो वंडर वाल रेडियस होती है वो हमारी हमेशा बड़ी होती है कोवेलेंट रेडियस से। ये कोवेलेंट रेडियस है, इससे हमारी ज़्यादा होगी हमेशा वंडर वाल रेडियस, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और एक रेडियस होती है हमारी मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस में जो क्या होता है, मेटालिक रेडियस में भी कुछ विशेष नहीं होता है। जैसे आयरन है तो आयरन जो रॉड है वो 3D है, हर जगह ये इसी के हमारे वो होंगे, ठीक है ना, इस तरीके से सब आपस में चिपके चिपके होंगे, तभी तो ये 3 डायमेंशनल होती है। तो जैसे इसके ये जो हमारे हैं, ये इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी इस तरीके से, ठीक है, ये हमारी क्या कहलाएगी, ये जो डिस्टेंस होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, मेटालिक रेडियस कहलाएगी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब देखिए ज़रा, अगर हम आपसे कंपैरिजन करने को कहें कि बताइए मेटालिक रेडियस, वंडरवाल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो देख सकते हैं आप, इसमें ओवरलैपिंग हो रही है, इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, इसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। इसमें ये एक दूसरे से बस चिपके हुए हैं, है ना। ये मेटल की बात हो रही है, किसी भी मेटल की, जैसे Fe है, आयरन लिया है तो हमने, तो ये आपस में चिपके, ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात, जब ओवरलैप नहीं होगा तो इसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ी डिस्टेंस हमारी कौन सी हो जाएगी, वंडरवाल रेडियस। सेकंड नंबर पे आती है हमारी मेटालिक रेडियस, और उसके बाद सबसे छोटी रहेगी हमारी वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस हमारी मेटालिक से भी छोटी रहती है। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।